स्वागत है हमारे चैनल स्वाति सोनी में। और आज फिजिक्स पढ़ेंगे। खान सर का बायोलॉजी करा दिए हैं, बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है और फिजिक्स को आज करेंगे। और आप लोग इसको ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब ये सब करिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। भौतिक राशि, भौतिकी क्या होता है? ऊर्जा और द्रव्य के बीच आपसी संबंध के अध्ययन को भौतिकी कहते हैं। E बराबर mc²। c जहाँ स्पीड c प्रकाश का वेग होता है, जिसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 kg पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें। E बराबर mc², यानी 1 kg m मास हो गया और c का मान है 3 × 10⁻, उसका स्क्वायर तो आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल। और भौतिकी विज्ञान मापन का अध्ययन। किसी भी दैनिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होता है। 40 kg, यानी कि kg जो है मात्रक है और 40 जो है परिमाण है। भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली पद्धति है। मापन पद्धति में FPS, CGS, MKS और SI। तो FPS में क्या होता है? FPS में फुट लंबाई को फुट में लेते हैं, पाउंड द्रव्यमान में और सेकंड को टाइम में लेते हैं, एस को। CGS में सेंटीमीटर लंबाई में C, और ग्रेन में लेते हैं। CGS में द्रव्यमान को ग्राम में सेंटीमीटर लंबाई में लेते हैं और G से ग्राम और S से सेकंड लेते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS में मीटर लंबाई, किलोग्राम द्रव्यमान और सेकंड समय लेते हैं MKS, इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल MKS, यह MKS का ही विस्तृत रूप है। सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति का क्या दिया मान्यता मिली। SI प्रणाली को 7 मूल्य राशियां हैं। आधार पर 7 मूल्य राशियां हैं, जिनके लिए 7 मूल मात्रक हैं। शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं। शेष मात्रकों को व्युत्पन्न कहते हैं। SI मात्रक में 2 होता है, एक मूल मात्रक, एक संपूरक मात्रक। ये बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री। इसकी संख्या 7 होता है और इसकी संख्या 2 होती है। 7 मूल राशि कौन कौन है? द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मूल मात्रा मीटर, द्रव्यमान में किलोग्राम, समय सेकंड, केल्विन, एम्पियर, धारा को लेते हैं, ज्योति तीव्रता कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल में। संकेत इसका हो जाता है लंबाई को मीटर, द्रव्यमान का kg, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और मोल का मोल। और इसका बीमा हो जाता है लंबाई का L और द्रव्यमान का M, टाइम का T कैपिटल में और ये तापमान का K और धारा A और C हो गया ज्योति तीव्रता। सभी प्रणाली में समय का मात्रक सेकेंड होता है। सभी प्रणाली में ये जो तीनों था CGS, MKS, ये सब। रेडियन और रेडियन पूरक मात्रक है। रेडियन को कोण में मापते हैं तथा स्टेरेडियन को घन कोण में मापते हैं। समतल कोण प्लेन एंगल रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में। इसका संकेत RAD SR होता है। व्युत्पन्न राशि डिराइव्ड यूनिट, ये दो या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। इसकी ये संख्या होती, ये सब आता है जो व्युत्पन्न राशि है, ये सब आता है उस पर डिपेंड आधारी पे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को मीटर और सेकंड ऐसे हो जाता है। इसका बीमा लंबाई T/, त्वरण का वेग, त्वरण बराबर वेग बटा समय, बल का फोर्स, द्रव्यमान F बराबर ma होता है, मास इंटू त्वरण।
W बराबर Fs होता है बल इंटू विस्थापन, वेग विस्थापन बटा समय, गतिज ऊर्जा हाफ mv², संवेग P बराबर mv होता है बल इंटू समय या द्रव्यमान इंटू वेग। आवेग बराबर बल इंटू समय, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना में, दाब होता है फोर्स बाई एरिया, पृष्ठ तनाव होता है बल बटा लंबाई, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, कोणीय वेग रेखीय वेग बटा त्रिज्या, कोणीय विस्थापन त्रिज्या चाप बटा त्रिज्या, कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या होता है। ये विमाहीन राशि होता है कोणीय विस्थापन। बल अघूर्ण बल इंटू घूर्णन अक्ष की लंबा दूरी यानी न्यूटन मीटर होता है इसका। धारा घनत्व का विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फ्लक्स का आर ए बटा एल होता है। प्रतिरोधकता का सूत्र नहीं, वो मीटर होता है इसका मात्रक। और गुप्त ऊष्मा का उष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान या जूल पर केजी। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व घूर्ण गुणे कोणीय वेग, आई इंटू डब्ल्यू या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जड़त्व घूर्ण द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, यानी द्रव्यमान केजी, आई स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर। ये गुना में होना चाहिए स्क्वायर। भार द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा बल इंटू दूरी का स्क्वायर इंटू बटा द्रव्यमान का स्क्वायर, बल न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटा केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान, तो कार्य का हो गया जूल और द्रव्यमान का हो गया केजी। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य बल हो गया तो न्यूटन और विकृति हो गया तो मीटर स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता हो गया वेग बटा दूरी प्रति सेकेंड होता है। श्यानता गुणांक बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड होता है। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति जूल पर सेकेंड होता है। धारिता आवेश बटा विभवांतर, इसी को फैराड कहते हैं। चालकता 1 बटा प्रतिरोध होता है या ओम इनवर्स होता है। कार्य ऊर्जा बल अघूर्ण बीमा, ये सब समान होता है सबका बीमा। आवेग असंवेग का बीमा समान होता है। कोणीय संवेग प्लांक नियतांक का बीमा समान होता है। दाब प्रतिबल प्रत्यास्थ, ये सब का बीमा समान होते हैं। अपेक्षिक घनत्व अपेक्षिक आर्द्रता घर्षण गुणांक आवर्धन क्षमता विकृति ये सब मात्रकहीन व बीमाहीन होती है, ये सब का मात्रक नहीं होता है और ना ही बीमा होता है। समांगता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होता है समान होता है। जैसे भी बराबर होता है u प्लस AT, तो एक पद ए हो गया, एक पद ए और एक पद ए, तो ये v बराबर m मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड u भी हो गया वेग, प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग होता है। और ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू सेकेंड हो गया t, तो ये भी काट के ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो सब क्या हो गया समान हो गया। इसी तरह सबका बीमा भी समान हो गया। s बराबर ut प्लस हाफ ATS होता है, ये अलग हो गया मात्रा और ये अलग मात्रा हो गया। तो s बराबर s को विस्थापन कहते हैं या दूरी यानी मीटर, और u हो गया मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड टाइम हो गया, तो ये इसका भी कट के सेकेंड कट जाएगा तो मीटर बचेगा, और इस तरह के इसका भी हो जाएगा, इसका भी मीटर आ जाएगा और बीमा बच जाएगा। तो कह रहा है कि बड़ा 10 के विभिन्न घातों का पूर्ण लगन एवं उनके संकेत को कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा दिया हुआ है। तो डेका हो गया प्लस में 1 10 टू द पावर 1, टेरा डेका हेक्टो हो गया 10 टू पावर 2 और किलो 10 टू पावर 3, मेगा 6, गीगा 9, टेरा 12 और पेटा 15 और एक्सा 18 हो गया। उसी पर छोटा मात्रक पढ़ेंगे तो डेसी
डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो होता है। तो एक हो गया क्या से डेसी, फिर सेंटी 2 माइनस में 10⁻³ मिली हो गया, माइक्रो -6, नैनो -9 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। खगोलीय दूरियों का मापन, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। खगोलीय दूरी क्या होता है? यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के माध्य दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। पार्सेक, ये पार्सेक क्या है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होता है, पार्सेक। एक पार्सेक बराबर 3.26 × 10⁻16 मीटर, या एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक ही होता है। 100 मीटर 100 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 100 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर, 44 गज बराबर 1 बीघा और 110 गज बराबर 1 एकड़ होता है। एक गज बराबर कितना फीट होता है? 3 फीट। एक चैन बराबर 22 गज। एक फरलॉग बराबर 10 चैन। एक मील बराबर 8 फरलॉग या 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। एक फैदम बराबर 6 फीट। 1 फीट 12 इंच को 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक बैरल 159 लीटर के बराबर। एक गैलन बराबर होता है कितना लीटर? एक गैलन में 3.8 लीटर होता है। एक कैरेट में कितना ग्राम? तो 0.2 ग्राम होता है। औस, एक औस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। एक केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। बहुत जल्द ही फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। जब इस कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज कर देंगे। सदिश और अदिश। सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, वैसी राशि जिसमें केवल परिणाम होता हो किंतु दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अदिश राशि। वैश्व राशि जिसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, दाब, ऊर्जा, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, धारा इत्यादि ये सब आता है। साधारण बीजीय गणित का नियम का ये पालन करता है अदिश राशि। धारक की दिशा होती है किंतु सदिश का योग का नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशियाँ जिनका परिणाम के साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, आभार, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ट्रिक जिसमें व लगा रहे या व रहे या न रहे, जिसमें लगा रहे हो तो समझेंगे कि सदिश राशि पहचानने का लगभग इसी पे बनता है। विस्थापन में व लगा हुआ, वेग में भी व, त्वरण में भी व, संवेग में भी व, आवेग में भी व, विद्युत धारा में विद्युत धुर भी है, विद्युत धारा नहीं, विद्युत धुर भी है, इसमें भी व, और तीव्रता में भी व लगा हुआ। घर्षण में घर्षण न लगा हुआ, आघूर्ण और गुरुत्वाकर्षण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। अपवाद में जिसमें न लगा हुआ रहता है और वो लगा हुआ भी रहता है वो नहीं होता है, अदिश होता है फिर भी। जैसे कि दाब अदिश है। घनत्व, द्रव्यमान, विद्युत धारा और विभव, ये सब अदिश राशि है। यह साधारण बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता। कौन? सदिश नहीं करता। सदिशों का निरूपण कैसे होता है? सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहां तीर का माथा उसकी दिशा को बताता है तथा उसकी लंबाई उसके परिणाम को बताता है। जैसे ये तीर है, यही सदिश हो गया, लेकिन इस पर तीर नहीं है तो यह अदिश हो गया।
और सदिशों के जोड़ का नियम। सदिश राशि को जोड़ के लिए त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हैं। जैसे समानांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, यदि कोई दो सदिश ए और बी है और दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामों कैसे होता है। जैसे ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है और ए बी क्या है, दो सदिश राशि दिया हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, आर बराबर रूट ओवर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। जैसे इसका 10 न्यूटन बल उत्तर दिशा में और 5 न्यूटन बल पूर्व दिशा में, तो कार्य करने के बीच परिणामी बल इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, इसके 90 डिग्री का कोण बनता है, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा। तो ये बच जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 125 का हो जाएगा 5√5। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। तो cos यहाँ थीटा 0 cos 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी। उसी तरह जब थीटा होगा 180 डिग्री तो परिणामी क्या होगा, न्यूनतम होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री का मान जो होता है माइनस में होता है, -1 होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos -1 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, यानी a माइनस बी का ये होल स्क्वायर में है, तो ये रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, आर मिनिमम, तो मिनिमम का मान हो जाएगा a माइनस, यानी रेंज हो जाएगा मिनिमम टू मैक्सिमम, दोनों का रेंज निकालने के लिए हो जाएगा। मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज़्यादा मान संभव नहीं हो सकता है। जैसे कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल के परिणामी कभी नहीं हो सकता है, तो 10 से भी क्या करा, 10 से मिनिमम से कम नहीं है, मैक्सिमम से ज़्यादा संभव नहीं हो सकता है। तो इसका अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और मिनिमम निकालेंगे तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 5, तो 15 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। तो ये दो रेंज हो गया, 5 और 15 दोनों निकल गए, और 5 और 15 के बीच का मान होगा, बट 5 से नीचे नहीं होगा, 15 से ऊपर नहीं होगा। तो 5 से यहाँ 3 है जो कम है 5 से, इसलिए ये नहीं होगा। दो बलों जिनका मान समान है और इनका परिणामी भी समान हो, तो इनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो सब समान हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर, रिजल्टेंट सब बराबर है, तो आर बराबर x मान सकते हैं, यानी x का मान हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तो सूत्र होता है, इसमें x का मान पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसका ये सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, फिर 2 फिर इसमें 2x स्क्वायर स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरी दोनों साइड, तो इधर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, फिर यानी cos थीटा का मान आ जाएगा कितना, cos थीटा का मान होता है -120, तो -100 क्या हम बोल रहे हैं, सॉरी, cos थीटा का मान -1/2 आया, तो थीटा का मान 120 पर होता है -1/2, तो यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। दो समान बलों के दोनों परिणामी का योग बराबर हो और उनके बीच का कोण ज्ञात करें। तो ये कह रहा है कि दोनों परिणामी बल समान है, यानी ये भी क्या था, परिणामी बल, तो दोनों को x मान लिए, तो परिणामी बल, तो 2x का मान यहाँ पर क्या हो जाए x, तो परिणामी इसका r क्या हो जाएगा x + x 2x, यानी 2x यहाँ हो जाएगा, और x का मान यहाँ पुट करके इस तरह से स्क्वायरिंग, फिर ये बोथ साइड करेंगे तो 4x स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा 1 बराबर, ये 1 इधर घट के तो cos थीटा, तो cos थीटा बराबर 1 कब आता है, जब cos 0 रहता है तब, तो cos यहाँ 0 हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। फिर
सदिश का वियोजन कैसे होता है? जब दो सदिश का परिणाम दिया हो तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मान ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष के लिए क्या होता है? आर कोस थीटा और वाई अक्ष के लिए आर साइन थीटा। यानी ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो इस पे आर कोस थीटा, इसमें साइन आर साइन थीटा। तो जैसे 50 न्यूटन का एक बल 30 डिग्री का कोण पर कार्य कर रहा होता है, एक्स तथा वाई परिणामी ज्ञात करें। तो ये रिजल्टेंट इसका ये दिया हुआ है 50 और एक्स वाई का मान ये दोनों का मान पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस पर होता है आर कोस थीटा और वाई एक्सिस पर आर साइन थीटा। तो 50 आर का मान तो दिया हुआ 50, कॉस थीटा 30, कॉस 30 का मान √3/2। आप इसमें कॉस साइन रखेंगे 1/2, तो 25 न्यूटन हो जाएगा, 25 √3 न्यूटन हो जाएगा। और 80 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील एक वस्तु 45 अंश के कोण पर गतिशील हो तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मान क्या हो जाए? फिर उसे ही बना देंगे। एक्स अक्ष पर आर कोस थीटा और वाई अक्ष पर इतना, और आई दिया हुआ है तो 45 का कॉस 45 और साइन 45 दोनों का मान होता है 1/√2। तो इसे बन जाएगा तो 40√2, इसमें भी दोनों बराबर आएगा। दो भिन्न भिन्न सदिश के परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक होगा। जैसे ए बराबर 5 न्यूटन है, बी बराबर क्या है 12 न्यूटन है, तो ए प्लस बी क्या हो सकता है 17। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम सोचेंगे कि निगेटिव होगा, कर रहा है कि कभी भी शून्य नहीं हो सकता और ना ही निगेटिव होगा। तो ऐसा नहीं है कि 12 में से 5 को घटाएं, 5 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस से बनाएगा, तो जो कि कह रहा है कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो +7 आ जाएगा। इस सदिश यूनिट वेक्टर या बराबर कोई सदिश दिशा को दिखाते हैं। जैसे एक्स अक्ष पर है तो आई को, वाई अक्ष पर है तो जे और जेड अक्ष पर के को। कोई सदिश का परिणाम, एक वस्तु का वेग 12 आई और 5 जे है तो परिणामी ज्ञात कीजिए। ये 12 और 5 क्या है जे, तो ए स्क्वायर और पी स्क्वायर होता है बस। तो 12 स्क्वायर + 5 के स्क्वायर 169, 13 आ जाएगा। तो 12 और 12 जे, तो ए स्क्वायर 12 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 13 आ जाएगा इसका। 10 आई और 5 जे और 3 के से परिणामी क्या होगा? 10 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर 134 आ जाएगा इसका। सभी को स्क्वायर करके रूट में डाल कर देंगे। तो सदिशों का गुणनफल अब पढ़ेंगे। सदिशों का अदिश गुणनफल क्या है कि सदिशों का अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा कोण पर है तो उनका अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट द्वारा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि होता है क्योंकि इस पर वेक्टर नहीं चढ़ाया हुआ है। सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई भी दो सदिश ए और बी है और थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल, ये दोनों सदिश है ए आई और ए बी, इसको क्रॉस द्वारा ए बी साइन थीटा में लिखते हैं। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि 20 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश यानी 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, तो इनका सदिश और अदिश गुणनफल दोनों का क्या होगा? तो सदिश का सदिश गुणनफल होता है ए बी साइन थीटा क्रॉस में, और अदिश का होता है डॉट में ए बी कॉस थीटा। तो ये दोनों का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 और 5 और कॉस 30 निकाल देंगे और साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो गुना करने पर ये 50 आ जाएगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो ये आ जाएगा। दो सदिशों का सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर हैं तो ए बी सदिशों का सदिश गुणनफल ए बी ए क्रॉस बी और अदिश का हो गया ए डॉट बी।
तो इसका ए क्रॉस बी कहोगे ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा। ए बी कट जाएगा तो ये जो बच जाएगा साइन बटा कॉस, इधर बचेगा 1, तो साइन बटा कॉस tan होता है, tan 1 होता है 45 डिग्री का मान। दो सदिशों का सदिश गुणन और उनके अदिश गुणन से √3 गुना है। तो सदिश गुणन अदिश गुना का √3 गुना है। सदिश गुणन से ए क्रॉस बी बराबर ए बी, ए डॉट बी √3 गुना है। ए बी साइन थीटा होता है क्रॉस का, और इसका कॉस थीटा √3। तो इससे ए बी कट गया, साइन बटा कॉस tan √3 किसका होता है 60 डिग्री का मान। बल तथा विस्थापन को अदिश गुणन कार्य करता हो यदि बल 60 डिग्री अंश पर हो, 40 न्यूटन का लगे तो 2m विस्थापन पर कार्य बताइए। तो ये अदिश गुणनफल कह रहा है, तो अदिश गुणनफल क्रॉस वाला नहीं होगा, बल्कि W बराबर होता है FS cos थीटा, लेकिन ये डॉट वाला होगा क्योंकि अदिश गुणनफल दिया हुआ है। F दिया हुआ है 40 और S दिया हुआ है 2 मीटर और 2 और cos थीटा दिया हुआ cos 60 का मान होता है 1/2, तो 40 जूल आ जाएगा। इसी बल द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणन होता है यदि 40 kg की वस्तु 30 डिग्री के कोण के साथ कार्य कर रहे हो तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात कीजिए। तो F बराबर m में होता है, लेकिन ये किसका पूछ रहा था, ये सदिश गुणनफल बोल रहा था, सदिश गुणन है। तो ये होता है तो F बराबर में साइन थीटा हो जाएगा 40, m का मान दिया हुआ 40 और a का मान 8 है, और एक वो साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 160 न्यूटन। उसी तरह 12i और बल 12i का विस्थापन 20j का कार्य बताइए। W और FS होता है, तो 12i FS डॉट वाला लगता है, i j के बीच 90 डिग्री है, तो cos 90 0 होता है। इसी तरह से दोनों का बल इंटू विस्थापन, दोनों को कार्य W बराबर क्या होता है ना, FS होता है ना, W बराबर FS, तो F ये है, ये से दोनों का गुना कर दिए, तो ये I को करेंगे I के साथ गुना, J को करेंगे J के साथ, K के साथ K, फिर तीनों को जोड़ देंगे। एक बल एक सदिश राशि है, इसका द्रव्यमान इसका 3i है, त्वरण इसका इतना दिया हुआ है। तो बल बराबर जानते हैं F है ma होता है, तो m दिया हुआ है 3i और ये दिया हुआ है 12, तो दोनों का i या j के मान कितना हो जाएगा, सदिश द्वारा में थीटा का मान 0 डिग्री, और ये क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो क्रॉस में होता है साइन थीटा लगता है, तो साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 हो जाएगा। रेखीय गति, रेखीय गति न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन होता है। जो यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन कहलाएगा, जो अधिकतम दूरी है वो दूरी कहलाएगा। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन के SI मात्रक भी मीटर होता है। दूरी और विस्थापन के अनुपात एक से हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। यानी दूरी बटा विस्थापन करेंगे तो इसका 1 या 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। इसी तरह दूरी और विस्थापन का मान इससे निकालेंगे तो दूरी होगा सबसे दूर वाला होगा, यानी 4 3 ये सब जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, ये दूरी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट वाला जो होगा 5 + 5 ये 10 हो जाएगा विस्थापन। अगर कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 3.5 चक्कर लगाती है तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 10 मीटर है तब तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जाएगा दूरी
शॉर्ट दूरी हो जाएगा। और ये दूरी जो रहेगा, ये दूरी जो पूरा चक्कर लगाएगा यानी पूरा ये जो होगा तो पूरा हो जाएगा। तो 2πr/n होता है दूरी। तो 2π यहाँ से n का मान तो दिया हुआ है 3.5 चक्कर, यहाँ से तो ये दूरी हो जाएगा टोटली इतना। लेकिन ये जो शॉर्ट रास्ता होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो 10a और 10a, तो 10 10 20 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा, 14 नहीं होगा। अगर किसी वस्तु का 5 मीटर ऊंचाई पर फेंका जाता है और वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन के अनुपात क्या हो जाता है? तो विस्थापन तो जहाँ से शुरू किया वहीं, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, दूरी 10 मीटर हो जाएगा, 10 दूरी दोनों का जुट जाएगा। विस्थापन 0, दूरी बटा विस्थापन का अगर रेशियो पूछ रहा है तो दूरी 10 और 0 हो जाएगा। तो या तो अनडिफाइंड हो गया, रेशियो में कहेगा तो 10 ऊपर और 0 भी हो सकता है। एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा इतना मीटर परिधि का वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता हो तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो दूरी और विस्थापन इसका क्या हो जाएगा? जब दूरी के क्या कह रहा है कि तय की गई दूरी पिंड द्वारा तय की गई वृत्त के परिधि के बराबर होता है। तब दूरी जो रहेगा वही टोटल हो जाएगा। लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद पिंड विस्थापन बिंदु ए से शुरू किया, बिंदु 0 पर, तो जहाँ से शुरू किया वो वहीं पे आ गया तो विस्थापन 0 हो जाता है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होता है कि दूरी केवल परिणाम को करता है, विस्थापन परिणाम और दिशा व्यक्त दोनों करता है। दूरी सदैव धनात्मक और 0 होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ये अदिश राशि है। चाल और वेग में अंतर क्या होता है कि चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, यानी कि अदिश होता है। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। वेग में क्या है कि वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, उसको सदिश कहेंगे। किसी वस्तु को वेग के परिणाम उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग क्या है कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग और विस्थापन बटा समय। SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी एक सदिश राशि है। वेग 2 तरह का होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी u से और फाइनल वेलोसिटी v से। विराम से चलेंगे तो u0 और रुकने या ब्रेक लगने पर तो v0 लेंगे। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन v माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा टाइम होता है। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड है, 1 सेकेंड ये है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का बीमा होता है, m के लिए हो जाएगा l और t के लिए t-2 हो जाएगा, यानी m 0 हो जाएगा। m पर कुछ नहीं है तो 0। पॉजिटिव त्वरण का वेग बढ़ता है। त्वरण सदैव वेग में परिवर्तन लाता है। मंदन क्या होता है? वैसा त्वरण जो प्रति सेकेंड में वेग को घटाता है उसे मंदन कहते हैं। मंदन को हमेशा ऋणात्मक होता है। जैसे किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना। मीटर पर सेकेंड में दिया रहता है, किलोमीटर पर आवर में लाना है तो 18/5 से गुना करते हैं। जैसे छोटा करने के लिए छोटा से गुना, अब बड़ा करने के लिए बड़ा से करना है। छोटा से बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा से गुना, बड़ा से छोटा कर रहे हैं तो छोटा से गुना। एक कार के चाल दिया हुआ है 5 सेकेंड में 42 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 77 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो त्वरण का मान क्या होता है? तो 77 में से 42 v माइनस यू बटा टाइम 5 यानी 7 मीटर पर सेकेंड है। एक स्कूटी चाल 9 सेकेंड में 92 मीटर से घट कर यानी कि 11 से फिर 11 ये लास्ट हो गया 92, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा 9 81 माइनस में, या तो
मीटर पर सेकंड माइनस 9 मीटर पर सेकंड, या तो माइनस नहीं लगाएंगे तो उसके साथ मंदन लिखेंगे, मंदन हो रहा है। एक कार जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड थी, उसको ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया गया, तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण यहाँ पर u ब्रेक लगने पर v 0 हो जाता है, तो v 0 का ब्रेक या रुकने से क्या हो जाता था, v 0 हो जा रहा था, तो यहाँ 0 v का मान 0 लिखेंगे, 0 माइनस 60 u बटा 5, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, माइनस में आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 12 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा मंदन, या तो लिखें नीचे या ऊपर कर रही वस्तु का त्वरण हमेशा त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। जब वस्तु नीचे की ओर होती है तो पॉजिटिव लेंगे, और जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा तो निगेटिव लेंगे त्वरण का मान। मीनार से गिर रहा एक पत्थर का वेग 5 सेकेंड के बाद क्या होगा? मीनार से जी बराबर जी, या तो ए बराबर या जी बराबर वही होता है v माइनस यू बाई टी, तो 9 जी का मान कितना लें 9.8 और v माइनस यू बटा 5, तो यहाँ से निकल जाएगा तो 49 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा v का। एक वस्तु का इतना दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं, 6 सेकेंड में इसके वेग कितना हो जाएगा? तो ऊपर से फेंकते हैं तो वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो v क्या हो जाएगा, यहाँ 0 होना चाहिए, नहीं सॉरी, एक वस्तु को 10 मीटर पर से ऊपर फेंक रहे हैं, 6 सेकेंड में क्या होगा? तो g का मान हम तो जानते हैं, या तो 9 पॉइंट या तो अप्रॉक्स में 10 लिया जाता है, तो 10 लेंगे, तो ये जी v माइनस यू, तो 10 दिया हुआ है इनिशियल, तो यहाँ से निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 मीटर माइनस में आएगा। मोशन क्या है? फिजिक्स में मोशन पढ़ेंगे। मोशन गति संबंधित गैलीलियो ने 4 समीकरण दिया था, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, या v बराबर u प्लस जी टी, ए की जगह पर जी भी होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या v स्क्वायर प्लस 2gh ये होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूछता है कि पहला समीकरण से क्या उसका है, क्या किसको संबंध बताता है? तो फर्स्ट और लास्ट को v और t को लेंगे, तो वेग समय को बताएगा, दूसरे फर्स्ट और लास्ट को, तो इसमें क्या दूरी इसको विस्थापन या दूरी कहेंगे, दूरी और समय के बारे में बताएगा, इसमें वेग और किसको बताएगा, तो दूरी को बताएगा, और इसमें ये हो गया। एक और समीकरण होता है s बराबर, s का 2 होता है u टी प्लस हाफ ए टी, नहीं तो s बराबर होता है u प्लस a बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 होता है, ये टीमा सेकेंड में, सेकेंड उकेंड दिया, नीचे दिए गए g का मान बढ़ता है और ऊपर जाने पर g का मान घटता है। अब दे रहा है कि एक वस्तु को 10 मीटर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उच्चतम बिंदु पर 5 सेकेंड पर पहुंचती है, जब वह लौट कर आई तो पृथ्वी पर टकराने के लिए ठीक पहले उसका वेग क्या होगा? v बराबर क्या लिखेंगे, v दिया हो, u बराबर हो जाएगा यहाँ 0, v बराबर जानते हैं u प्लस ए टी होता है, हम 10 मानते हैं, या तो 9.8 मानते हैं, नहीं तो 10 मानते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या लेंगे। तो इसमें 10 a का मान 10 और t 5 सेकेंड में दिया हुआ है, तो v का मान यहाँ से निकाल। एक वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड बाद पहुँच जाएगी? यदि प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 50, यानी यहाँ v का मान दिया हुआ था 50, प्रारंभिक वेग यानी u का मान दिया हुआ है 50, और ये कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर कितने सेकेंड बाद, ऊपर की ओर, तो माइनस में लेंगे, माइनस ऊपर क्या हो जाता है, ये माइनस लेंगे क्योंकि ऊपर की ओर जी का मान ले रहे हैं, तो ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता था, घटता था, तो माइनस जी टी हो जाएगा, यानी यहाँ से टी से 5 सेकेंड हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा मान। एक वस्तु को 70 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर फेंका जाए, जब वो लौटकर पृथ्वी से आएगा तो टकराने से ठीक पहले क्या वेग होगा? तो v बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी होता है।
v 0 हो जाएगा 70, यहाँ से t का मान 7 हो जाएगा। u बराबर 0 करेंगे तो यहाँ 70 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका u का मान हमको निकल जाएगा 70 मीटर। यहाँ से u पहले निकालेंगे, u निकाल के यहाँ से तो यहाँ फिर करेंगे तो यहाँ से टाइम निकलेगा। किसी वस्तु को ध्रुवाधर फेंकने पर कितनी दूरी हवा में रहेगा, तो हवा में रहेगा तो v बराबर होता है u माइनस जी टी, या u v डैश v बराबर भी तो वही चीज़ बात लिख दिया। gt बराबर लिख सकते हैं u इंटू gt बराबर u लिख सकते हैं, या t बराबर u बटा g होगा। एक वस्तु को 82 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, कितने समय अधिकतम ऊंचाई पर जाएगा, तो t बराबर u बटा g था, यहाँ से t तो अधिकतम इतना बटा इतना कर दें तो इतना सेकेंड। विरामावस्था से इतना मीटर त्वरण से चलना शुरू करता है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होता है। विरामावस्था में u 0 हो जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s पता नहीं तो s का फार्मूला जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at, यहाँ से 4 मीटर हो जाएगा। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद नाव एक सीधी रेखा से नियत इतना से त्वरण से 8 सेकंड में गति करता है, तो इसके दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा। तो दूरी s बराबर ut, तो u बराबर तो 0 हो जाएगा, a का मान दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो यहाँ से s का फार्मूला निकाल कर लगा कर लिख लेंगे। एक पत्थर को मीनार से नीचे गिरने पर 10 सेकंड मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो h बराबर भी हम जानते थे ut प्लस हाफ जी टी, या s बराबर भी वही होता है। तो u का मान तो यहाँ मीनार से नीचे गिरा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव लेंगे a का मान, तो u 0 हो जाएगा और इसका तो h का मान 500 हो जाएगा। इतना मीटर पर सेकंड से एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 5 सेकंड में कितनी ऊंचाई पहुंचेगी, h बराबर ut। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो g हो जाएगा माइनस में, g नहीं तो a हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इतना तो यहाँ -75। एक कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड से रोकने के लिए इस पर 10 मीटर इतना सेकेंड स्क्वायर से मंदन लगाया जाता है, तो कितनी दूरी रुक कर चलेगा, तो v स्क्वायर बराबर जानते हैं u स्क्वायर माइनस 2as होता है, क्योंकि मंदन है, माइनस में लेंगे a का मान, a के मान, तो यहाँ से s का मान निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड से वेग किसी वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई v बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh होता है, क्योंकि ऊपर की ओर तो माइनस में लेंगे g का मान, तो h का मान 220 m हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, इसे 20 मीटर के लिए कितना मंदन होगा, तो 72 है तो पहले इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे, तो 20 मीटर पर सेकंड, v का मान यहाँ 0 और s दिया हुआ है 200 मीटर, तो देखेंगे कि किस में लगेगा इस समीकरण, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो यहाँ से a का मान निकल जाएगा। विराम से चलना प्रारंभ किया तो u का मान 0 हो जाएगा, विराम मतलब, और त्वरण दिया हुआ है इतना और 9 सेकंड में चलेगा, दूरी तय तो 9 सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा, तो 9 सेकंड में एक फार्मूला था और टीमा सेकंड वाला, s बराबर u प्लस a बटा 2t माइनस 1 था, तो u बराबर 0 था, 5/2 5 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये रखेंगे तो इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका मान, और इसके द्वारा दूरी टोटल दूरी कह रहा है, तो ये इतना सेकंड में कितना दूरी, तो s बराबर ये टाइम यहाँ से s निकल गया, तो s का मान यहाँ रख के फिर इसको सोल्व कर लेंगे। नहीं, s 9 सेकंड में चली गई दूरी, ये 9वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर gt स्क्वायर, यहाँ से 9, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1781 आ जाएगा। प्रक्षेप गति क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, जब किसी वस्तु को एक बार
एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जैसे तोप का गोला, भाला, छक्का मारने वाला बॉल की गति। अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रही है तो गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है तो संभावना है कि बंदर की गोली लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखा में होता है और फिर गोली का पथ प्रक्षेप या परवलयाकार हो जाता है। परवलयाकार क्या होता है, इसे रहता है थीटा बराबर थीटा प्रक्षेप कोण होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, g गुरुत्वीय त्वरण, और t होता है t छोटका t होता है जो उड़ान या उतरान काल होता है, h मैक्सिमम h महत्तम ऊंचाई, r प्रास होता है रेंज होता है, t होता है उड़ान काल कैपिटल T। तो प्रास कैसे निकालते हैं, प्रास का होता है प्रक्षेप के दौरान भूमि में तय की गई दूरी को प्रास या रेंज कहते हैं। तो प्रास बराबर r बराबर होता है u स्क्वायर प्लस r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g होता है। एक भाला को 60 मीटर पर सेकंड से वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो कितना दूरी पर आके गिरेगा। तो ये फार्मूला लगा के साइन दोनों साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 का मान होता है कितना √3/2। तो यहाँ से मान रखेंगे तो इतना आ जाएगा। 45 डिग्री के रेंज पर अधिकतम हो जाता है, इसी कारण भाला को 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है। एक भाला को 12 मीटर पर सेकंड के वेग से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, इसका रेंज क्या होगा, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 45, यानी कि साइन 91 होता है। तो साइन 91 और 12 के स्क्वायर 144 और इतना बटा 10 करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। उड़ान काल क्या होता है, उड़ान काल t प्रक्षेप गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देरी हवा में रहती है उसी समय को उड़ान काल कहते हैं। जैसे t बराबर होता है 2u साइन थीटा बटा g। एक तोप को गोला 30 डिग्री के कोण पर 60 मीटर के वेग से फेंका जाता है तो कितनी देर बाद वो पृथ्वी पर आके गिरेगा। तो t बराबर दिया हुआ है, फार्मूला होता है, इसमें मान रख देंगे, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। महत्तम ऊंचाई क्या होता है, प्रक्षेप के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाई की गति करती है, इन सभी में जो सबसे अधिक ऊंचाई होती है उसकी महत्तम ऊंचाई कहते हैं। जैसे h मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम बनता है, h मैक्सिमम बराबर तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एक वस्तु को 120 मीटर पर सेकंड वेग से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई होता है, ये फार्मूला हो गया, इसमें बैठा देंगे। तो u का स्क्वायर हो गया u इंटू 120 इंटू 1 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर साइन 30 होता है 1/2, तब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो यहाँ से 2 g का मान लिए हैं 10। चढ़ान काल या उतरान काल यानी छोटा t, यहाँ छोटा t हो जाएगा, का फार्मूला होता है u साइन थीटा बटा g। एंड h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर t 2g, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g, और t बड़ा t जो होता है उड़ान काल 2u साइन थीटा बटा g होता है, और छोटा t वाला होता है u साइन थीटा बटा g। अब है गति। कोणीय गति क्या होता है, किसी वस्तु के पथ को थीटा कोण घूमने लगा समय को कोणीय वेग कहते हैं, अर्थात थीटा कोण के दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी होता है। ओमेगा बराबर थीटा का मान 360 पूरा घूमेगा कब 360 डिग्री पे, तो 360 डिग्री बाई टी भी होता है। 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई बटा टी। घड़ी में घड़ी के सेकेंड वाली सुई का कोणीय कितना होता है, कोणीय ज्ञात कीजिए। तो ओमेगा बाई 2 पाई बाई टी होता है फार्मूला 2 पाई, और ये सेकंड में तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो पाई बटा। घड़ी के घंटे वाले सुई का कोणीय, तो 12 घंटा में एक घड़ी क्या हो जाता है, पूरा चक्कर घूम लेता है, तो 12 घंटा 2 पाई बटा 12 हो जाएगा। 12 को क्या लेंगे घंटा में है तो मिनट में फिर लाएंगे तो 60, फिर सेकंड में लाएंगे तो जाके सेकंड में इतना आ जाएगा रेडियन। घड़ी के मिनट वाली सुई को कोणीय चाल क्या हो जाता है,
तो 2 पाई इतना हो जाएगा, 2 पाई इतना मिनट है। मिनट को फिर सेकेंड में लाने के लिए फिर से 60 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा पाई बटा 1800 रेडियन पर सेकेंड। किसी घड़ी के लिए मिनट वाली सुई और घंटों वाली सुई का कोणीय चाल जब पता है तो यहाँ से रेशियो निकाल देंगे। घड़ी के लिए सेकेंड वाली सुई और मिनट के, तो दोनों निकाल के इतना आ जाएगा। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच संबंध v बराबर होता है RW। एक घड़ी के सेकेंड वाली सुई की लंबाई 10 मीटर है, तो कोणीय चाल और रेखीय चाल क्या होता है? कोणीय चाल तो सेकेंड वाला था तो ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी था, तो 2 पाई इतना, तो सेकेंड में था पाई बटा 30 था रेडियन, ये था कोणीय चाल। रेखीय चाल होता है RW, R ओमेगा, सॉरी W नहीं, R ओमेगा, v बराबर R ओमेगा। तो ओमेगा का मान हमको पता हो गया पाई बटा 30, तो 30, तो ये जाएगा पाई बटा 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ग्राफ होता है। इस तरह से ग्राफ दिया हुआ, त्वरण के बारे में दिया हुआ, तो यहाँ वेग होगा, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ वेग होगा। तो वेग अगर त्वरण 1 में कह रहा है त्वरण समान होगा, जब ऐसे होगा तो त्वरण समान होगा। वेग यहाँ समान होता है, 2 में यहाँ वेग समान होता है, लेकिन त्वरण यहाँ जाके 0 हो जाता है 2 पर। 3 में असंभव मान, ये मान इस पर संभव नहीं है। त्वरण इसमें क्या हो रहा है, चौथा में कि नीचे की ओर घट रहा है, और त्वरण इसमें 5वां में बढ़ रहा है। उसी तरह के सबका दिया हुआ है। इसमें 2 पॉइंट वेग समान है, त्वरण 0 है, और इसमें असंभव मान था। इसमें वेग क्या हो रहा है, त्वरण इसमें समान है। चौथा में था कि त्वरण क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और इसमें त्वरण क्या है, घट रहा है। और इसमें विस्थापन बटा समय को क्या कहते हैं? विस्थापन बटा समय हो जाएगा वेग, तो वेग हो जाएगा, इसमें वेग समान होना चाहिए, एक में विरामावस्था में ही रहेगा। और तीसरा में इस असंभव मान है, तीसरा का मान असंभव है। वेग क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, और वेग इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसी तरह विस्थापन समय में विरामावस्था में है, ये विस्थापन मान असंभव है। विस्थापन इसमें क्या होगा, समय इसमें समान होगा, वेग इसमें समान होगा। तो वहाँ पर जो लिखा हुआ था यहाँ त्वरण, यहाँ वेग हो जाएगा समान, यहाँ पे वेग होगा। और यहाँ पर एक ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होता है, बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तो घट रहा है। इसी तरह से है। अब एक क्वेश्चन है कि 15 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या है। एक ग्राफ दिया हुआ है 15 से वेग समय का दिया हुआ है, तो 15 सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ पे दूरी इसका सामने यहाँ जाएगा। तो कह रहा है कि 15 सेकेंड में दूरी, तो दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल या वेग बटा वेग इंटू ए हो जाएगा, दूरी बराबर वेग इंटू ए इसका समय, तो ये दोनों का गुना कर देंगे, 15 तो 300 मीटर आ जाएगा दूरी। और अगर ये क्वेश्चन है इसे दे देगा, वो तो वैसे था तो वैसे बना दिए, और ऐसे दे दिया कि 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो 10 सेकेंड मेरा यहाँ पर है, और यहाँ 20 का ये अथी है बना हुआ। तो कह रहा 10 सेकेंड में तय की गई दूरी, तो इसका पहले निकालेंगे, इसका एरिया पहले निकलेगा। तो ये त्रिभुज है यहाँ तक के लिए, ये त्रिभुज, तो इसका 1/2 बेस इंटू हाइट पर निकाल लेंगे, तो 1/2, अब बेस है 5, हाइट हो जाएगा 20, तो यहाँ से निकालेंगे इसका। और फिर ए क्या है, ये एक आयत बन गया, तो आयत है तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया 5, और ये हो जाएगा 20, तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, तो यहाँ से 10, 5, 50, 150 हो जाएगा। वेग समय ग्राफ दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल भी निकाला जाता है। ठीक है, अब कार्य शक्ति ऊर्जा, कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणन को कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को ही कार्य कहते हैं। अदिश गुणनफल क्या होता है, ए डॉट एफ एस कॉस थीटा होता है, ए डॉट बी कॉस थीटा था, एफ एस कॉस थीटा। कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है, ये न्यूटन
मीटर होता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और या तो जूल होता है, तीनों होता है। कार्य का बीमा क्या होता है, ml/T-2 होता है। CGS में अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, या 1 अर्ग बराबर 10⁻7 जूल हो जाएगा। W बराबर FS cos थीटा प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। समान दिशा में किया गया कार्य हो जाएगा cos थीटा का मान जो होगा -1 या +1, तो समान दिशा में कार्य करेंगे तो धनात्मक, और विपरीत दिशा में या घर्षण के विरुद्ध में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। लेकिन निम्नलिखित परिस्थिति में कार्य शून्य भी हो जाता है। तो शून्य किस स्थिति में होगा, जैसे विस्थापन शून्य होने पर हो जाएगा। यदि ये विस्थापन ये शून्य हो जाएगा तो बाकी सब शून्य है। यदि वस्तु अपने स्थान पर रुकी है या वस्तु को धकेलने पर गति नहीं हो रही है तो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। यदि वस्तु अपने आरंभिक स्थान पर लौट आए तो उसका भी विस्थापन शून्य हो जाएगा, जिस कारण वो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे वृत्तीय पथ पर ऊपर से नीचे आने पर ये सब विस्थापन शून्य हो जाएगा। जब किसी वस्तु को 90 डिग्री के कोण पर विस्थापित किया जाता है तो भी कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि cos 90 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो एक वस्तु को 10 न्यूटन बल लगाकर 30 मीटर विस्थापन किया जाता है तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर विस्थापन cos 90 नहीं होगा, यहाँ cos 0 होगा। cos 0 1 होता है और FS cos थीटा, तो यहाँ से 3 न्यूटन मीटर ये या तो जूल हो जाता है। एक कार का 50 मीटर बल लगाकर 20 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री कोण पर किया जाता है तो कार्य बराबर क्या हो जाता है, तो FS cos थीटा cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 1/2 होता है, तो यहाँ से 500 जूल हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को 50 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण पर आरोपित किया जाता है, वस्तु को 10 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर FS, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ से मान यहाँ निकल जाए। अगर किसी वस्तु का 5 न्यूटन पर बल आरोपित किया जाता है और 10 मीटर से विस्थापित, तो W बराबर FS विस्थापित किया जा रहा है तो 0 डिग्री, तो cos 0 होता है 1, तो 50 जूल। ऊंचाई या सीढ़ी पर किया गया कार्य भी W बराबर ऊंचाई जैसे ही आएगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी W बराबर mgh होता है। यानी 100 kg पानी किसी पाइप के माध्यम से, यानी पाइप वो हो जाएगा ऊंचाई 20 मीटर ऊपर ले जाया जाता है तो कितना बल लगेगा, तो W बराबर mgh होता है, तो यहाँ से निकल 60 kg का सुरेश 2 मीटर ऊंची इतना सीढ़ी चढ़ता है, तो एक सीढ़ी है 2 मीटर का, तो 15 सीढ़ी को कितना हो जाएगा टोटल, तो 30 हो जाएगा। तो mgh m का मान दिया हुआ है, g का मान 10 और इससे मान निकालेंगे इतना जूल हो जाएगा। 80 kg के एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लाने के लिए 20/100 करेंगे और इतना सीढ़ियाँ 40 सीढ़ी चढ़ता है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा यहाँ से। तो mgh m का मान दिया, g दिया होता है, इतना निकल जाएगा। एक मजदूर 10 न्यूटन बल लगाकर एक वस्तु को 60 मीटर लंबवत है तो 90 डिग्री का कोण, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो 0 तो सब 0। यदि बल में दिया गया विस्थापन होगा तो धनात्मक, यदि बल के दिशा में विस्थापन होगा तो धनात्मक, अगर विपरीत दिशा में होगा तो विस्थापन तो ऋणात्मक, कार्य इसका ऋणात्मक होगा। विपरीत दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य इसका ऋणात्मक होगा। यदि विस्थापन ही नहीं होगा तो इसका कार्य शून्य होगा। किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है। अब एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा क्या होता है, अदिश राशि होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। CGS में से अर्ग कहते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल होता है। आइंस्टीन के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के आधार सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही यहाँ विनाश उत्पन्न किया जाता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। E बराबर mc² होता है, जहाँ c क्या है, प्रकाश का वेग है। 2 kg द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो E बराबर जानते हैं mc² और c का मान जानते हैं प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो m दिया हुआ है इतना, इसका स्क्वायर तो इतना जूल हो जाएगा। उसी तरह ऊर्जा को क्या होता था कि परिवर्तित किया जाता है। तो मोटर को किस में चेंज करते हैं? मोटर विद्युत से यांत्रिक में, डायनेमो यांत्रिक से विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि से विद्युत, स्पीकर है जो विद्युत से ध्वनि, इंजन है ऊष्मा से यांत्रिक, घर्षण का यांत्रिक से ऊष्मीय ऊर्जा, मोमबत्ती रासायनिक से प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा, बल्ब है विद्युत से प्रकाश ऊर्जा, फैन विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, बेना पेशीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, हीटर विद्युत से ऊष्मा और प्रेस विद्युत से ऊष्मा में। ऊर्जा कई स्वरूप होते हैं। ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं, जैसे पेशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सब होता है। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता हो, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध, खींचा हुआ धनुष, स्टेज पर है खान सर, ये सब। रुका हुआ पंखा, छत के ऊपर टंकी, पेड़ पर बैठा बंदर, उठा हुआ हथौड़ा, ये सब क्या है? पानी, हथौड़ा, घड़ी की चाबी, स्प्रिंग, रबड़, रुकी हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति, ये सब हो जाएगा सब स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर पी बराबर होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस कारण पानी के टंकी को छत के ऊपर रखा जाता है। अधिक ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगता है। स्थितिज ऊर्जा द्वारा द्रव्यमान पर निर्भर, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर भी, क्योंकि mgh है, m पर भी निर्भर करेगा। इसी कारण है कि हैवी ड्यूटी वाले हथौड़ा को बहुत भारी बनाया जाता है। 100 मीटर ऊंचे एक मीनार से गिरे किसी पत्थर के पास कितना स्थितिज ऊर्जा होगी? तो m का मान दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 100, g का मान यहाँ 10 न होगा। m का मान पता है 40, तो mgh में रखेंगे 40 m, यहाँ 10 होगा, 100 नहीं। mgih तो 2240, ठीक है, सही आंसर, लेकिन यहाँ 100 नहीं होगा, g का मान 10 होगा। 75 kg के एक व्यक्ति को 71 मीटर कुतुब मीनार पर चढ़ाया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसी तरह बना लेंगे mgh में। गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा, किसी वस्तु के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी गतिशील व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। बहता हुआ जल, चलती हुई गाड़ी, तैरता हुआ नाव, चलते हुए पंखा, चलता हुआ तीर, ये सब क्या है? इस गतिज ऊर्जा है। किसी एक वस्तु को द्रव्यमान 16 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान को जितना गुना करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, तो उतना ही गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। किसी एक वस्तु के 9 गुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 9 गुना ये वेग को करें तो 9 के स्क्वायर यानी 81 गुना हो जाएगा। एक वस्तु के वेग के 3 गुना यानी वेग के 3 गुना, तो v में स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9। और ये कह रहा है कि द्रव्यमान 5 गुना यानी 9 × 5 = 45 गुना हो जाएगा। 8800 kg के कार के चाल इतना है, तो कार की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो mgh तो भी 60 है, 60 इसका निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा, जब स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दोनों ऊर्जा होती है, जैसे उड़ते हवाई जहाज, पंखा, तीर, चलती हुई में बैठा यात्री, चलता हुआ पंखा, ये सब यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु को जब नीचे गिराया जाता है तो ऊंचाई घटने के कारण स्थितिज ऊर्जा घटने लगती है, किंतु जैसे जैसे वह नीचे आएगा तो वेग बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है। कह रहा है कि कोई वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं तो ऊंचाई घटने से स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे नीचे आता है तो उसमें वेग में क्या होता है, बढ़ने लगता है वेग। इस कारण क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। पावर क्या होता है? शक्ति। 1 सेकेंड में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। जैसे P बराबर W/T होता है, शक्ति P/W को जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं।
1 HP बराबर 746 वाट होता है। नोट कार्य की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एक मोटर को 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य करने के लिए शक्ति क्या होता है? P बराबर W/T, तो 800 वाट 80 वाट। किसी कार में इतना 20 न्यूटन बल लगाकर उसे 30 मीटर दूर खिसकाने पर 5 सेकंड में रहता है, शक्ति क्या होता है? P बराबर W/T। तो P दिया, तो W बराबर यहाँ जानते हैं Fs cos थीटा, Fs होता है W बराबर। तो F दिया हुआ है, S भी दिया हुआ है 30 मीटर और टाइम भी दिया हुआ है, तो यहाँ से निकल जाएगा। एक मोटर में 1200 kg जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट का समय लगता है, तो मशीन की शक्ति क्या होगा? तो ऊंचाई दिया हुआ है तो mgh पर लगेगा, तो W बराबर, तो W का mgh होता है W बराबर, तो mgh, m का मान दिया हुआ है 1200, g का मान दिया हुआ है और टाइम 10 सेकंड तो 10 मिनट है सेकंड में लाने के लिए। नहीं, ये ऊंचाई है, सॉरी, ये ऊंचाई है और ये g है और ये m है और 10 है, मिनट है, मिनट को सेकंड में लाने, ये मिनट है, मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 200 वाट आ जाएगा। 90 kg एक विद्यार्थी को इतना मीटर ऊंचाई पर इतना सीढ़ी को 5 मिनट में चढ़ना हो तो विद्यार्थी की शक्ति क्या होगा? तो 90 kg 90 हो गया, 10 हो गया और इतना सीढ़ी, तो ये दोनों का गुना हो जाएगा, h हो जाएगा और 5 मिनट, तो 5 × 60 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 60 कट गया, 10 कट गया, तो अब 5 भी कट गया, तो 90 ही बचेगा। सिद्ध करें कि P बराबर F × V होता है। तो P बराबर जानते हैं W/T होता है, तो P बराबर Fs/T होता, तो P बराबर इतना, तो F × V होता है। एक कार्य इसमें फार्मूला रखेंगे, W बराबर Fs होता है ना, Fs cos थीटा, तो Fs/T, तो F बराबर P बराबर F तो रहेगा ही रहेगा, S/T को क्या यानी विस्थापन बटा टाइम को क्या वेग कहते हैं ना, तो V। एक कार को 60 न्यूटन के बल लगा के उसमें वेग इतना से इतना शक्ति क्या होगा? तो शक्ति बराबर या तो P बराबर W/T होता है और नहीं तो ये दिया हुआ है न्यूटन, तो ये P बराबर F भी होता है, तो इतना हो जाएगा, इतना मीटर से, तो V दिया हुआ है तो शक्ति क्या होगा? आइए, तो P बराबर F भी, तो यहाँ से भी निकल। एक मोटर की क्षमता 60% है और 50 गहरे तालाब से 600 kg जल को 5 मीटर क्या कर रहा है 5 मीटर जल को 5 मीटर खींच सकता है, तो वो कितना मूल क्षमता होगा? तो T दिया हुआ है कितना, 5 मिनट में वो कितना, सॉरी मीटर नहीं, 5 मिनट में वो कितना खींचा, तो 5 मिनट में तो 5 × 60 है, तो इस सेकंड में आ गया टाइम। और ये ऊंचाई दिया हुआ है h, g दिया हुआ 10 मान लेंगे और m दिया हुआ, P नहीं पता, P बराबर W/T, तो mgh, W बराबर mgh होता है T है, तो इतना, तो P का मान आ गया 1000 वाट। कह रहा मोटर की क्षमता 60% है, कह रहा एक मोटर की क्षमता 60%, मान लो कि मोटर हमको नहीं पता है, तो x का 60% बराबर 1000 दिया हुआ, तो इस तरह से इतना निकल जाएगा। 373 गहरे तालाब को 360 kg पानी को 30 मिनट में निकाला जाता है, तो कह रहा है कि मोटर पंप द्वारा इस मोटर पंप की शक्ति क्या होगा? P बराबर W, तो mgh से यहाँ भी निकाल देंगे। अब है संवेग। संवेग क्या है? द्रव्यमान तथा वेग में गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका मात्रक kg × मीटर/सेकंड होता है। कोई वस्तु हवा में संवेग के कारण ही उड़ती है। P बराबर mv होता है, यानी संवेग बराबर मास × वेग होता है। 40 kg को एक वस्तु को 3 मीटर/सेकंड को वेग से गतिशील है, तो इसका संवेग इतना, तो m × 40 × 3 120। एक वस्तु वेग को 9 गुना कर दिया, तो वेग को 9 गुना करेंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? तो संवेग भी 9 ही गुना, क्योंकि v यहाँ 9 है तो संवेग 9 ही होगा। एक वस्तु के द्रव्यमान 4 गुना है, यानी m भी 4 और वेग भी 9,
तो m इंटू 936 गुना हो जाएगा। एक द्रव्यमान की m द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से एक दीवार से टकराने के बाद v से ही लौट जाती है, तो संवेग में परिवर्तन ज्ञात करिए। जैसे m कोई वस्तु है जो v से टकराकर फिर v ये वेग में अथी हो जाता है, तो संवेग में परिवर्तन होता है p2 माइनस p1, यानी p2 हो गया, क्योंकि p2 हो गया दूसरा यानी कि माइनस में विपरीत, तो माइनस mv, ये भी माइनस का साइन है mv, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2mv, माइनस 2mv। संवेग संरक्षण किसी वस्तु के संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात किसी गतिशील वस्तु को किसी टक्कर द्वारा रोकेंगे तो टक्कर से पहले का संवेग टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है, बराबर होता है। जैसे 1200 kg के एक बार 60 मीटर पर सेकंड के वेग से 200 kg के स्कूटी से टक्कर मारता है, तो स्कूटी का चाल क्या हो जाएगा, तो टक्कर के पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद, तो p1 बराबर p2, p1 mv m1 बटा v1 अब m2 v2। तो m का मान दिया हुआ था m1 का से इसका 60 1260 हो जाएगा, ये हो इसका 200 दिया हुआ, v2 नहीं पता, यहाँ से निकाल देंगे v2 का मान। उसी तरह से इसका भी निकाल लेंगे। उसका भी होता है 20 kg तोप के गोला को 60 न्यूटन बल से, तो p बराबर जान रहे थे mv होता है और w बराबर fs होता है। तो तोप के द्वारा किया गया कार्य गोला के द्वारा संवेग, ये दोनों भी बराबर होता है, तो यहाँ से निकालेंगे। 15 kg की गोली को 3 न्यूटन से एक बंदूक ढकेलता है, तो इसमें इतना की जाती बंदूक की लंबाई क्या होगी, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर होगा। गतिज ऊर्जा एवं संवेग के बीच संबंध। गतिज ऊर्जा संवेग, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो k बराबर तो 1/2 mv²। अगर m को ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो m हो जाएगा m² और v², अब नीचे हो जाएगा 2m, तो हो जाएगा 1/2 mv², mv दोनों का स्क्वायर बटा m होता है, तो mv p बराबर जानते हैं mv होता है, तो यहाँ p बराबर mv है, तो यहाँ लिख सकते हैं इस पर स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे ना p² बटा 2m। 4 kg के एक वस्तु के संवेग 8 kg पर मीटर पर सेकंड से गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए, तो ये इसका दिया हुआ है p मास दिया हुआ है और इतना संवेग दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करके इतना बटा इतना कर दें। किसी संवेग में 10% की वृद्धि और गतिज ऊर्जा पर क्या हो जाएगा, तब p संवेग में परिवर्तन यानी 2 बार स्क्वायर, तो ये भी फार्मूला पर इसको बैठा देंगे 21%। स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी बराबर जानते हैं 1/2 mv² होता है, यानी कि स्प्रिंग की नियतांक k मान लेते हैं, k x लंबाई में परिवर्तन है, तो 1/2 kx² होता है। जैसे m द्रव्यमान की वस्तु लटकने पर स्प्रिंग की लंबाई में 3 मीटर का परिवर्तन हो रहा था, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बराबर इतना जानते हैं, तो इसमें 3 मीटर में परिवर्तन हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर और 1/2 होता है, तो 4.5 के हो जाएगा। आवेग क्या होता है, बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है उसे आवेग कहते हैं। जैसे झापड़, बॉल से लगा चोट, फिसल के गिरने से टूटी पसली, सर्कस में एक साथ कई ईंटों को तोड़ना, अन्य प्रकार के झटका, ये सब आवेग कहलाता है। आवेग बराबर होता है बल इंटू थोड़ा सा समय यानी टाइम, यानी w इसका आवेग का मान हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। जैसे 40 न्यूटन बल से 3 सेकंड में, तो आवेग बराबर जानते हैं इतना, दोनों गुना हो जाएगा। आवेग और संवेग के बीच संबंध, आवेग बराबर बल इंटू समय था, अब बल का मान F बराबर होता है ma इंटू टाइम, और ma वेग में होता है वेग में परिवर्तन के त्वरण कहते हैं, तो वेग में m, अब वेग में परिवर्तन के दर ये चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम है ये है, तो m बराबर हो जाएगा ये v2 माइनस v1, tt तो कट ही जाएगा, तो v2 माइनस यानी दोनों में चेंजिंग, ये m बराबर v2 माइनस v1, ऐसे आवेग बराबर p2 माइनस p1 हो जाएगा।
आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है दोनों। प्रत्येक क्रिकेट की बॉल रोकने पर आवेग के कारण चोट लगता है, अतः आवेग को कम करने के लिए संवेग को घटाना चाहिए। इसी कारण है कि खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है ताकि वो वेग के घटने से संवेग घट जाएगा और आवेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक वस्तु के संवेग इतना है, इतना से घटकर इतना हो गया, तो P2 माइनस P1 होगा, तो 12। संवेग और बल के बीच संबंध, तो P2 माइनस P1 बटा टाइम, संवेग में परिवर्तन के दर, तो संवेग में M2 माइनस इतना था इतना, तो संवेग में परिवर्तन को बल कहते हैं। तो बल हो गया, ये होता है ना, तो वेग में परिवर्तन के दर, तो वेग में परिवर्तन V2 माइनस E, तो इसको ये लिख सकते हैं M बराबर A, तो ये हो गया क्या, बल हो जाएगा F बराबर A में। एक ट्रक के संवेग में 600 kg के बढ़कर इतना हो जाने पर इतना लगता है, तो कितना बल लगेगा, तो ये दोनों का अंतर P2 माइनस P1 करके, तो ये दोनों का P2 माइनस P1 करके, और ये दोनों में ये दो इतना मिनट में, तो मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर देंगे तो 2 मीटर। कोलाइजन क्या होता है, टक्कर। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। प्रत्यास्थ टक्कर, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौट जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है, दोनों। प्रत्यास्था, इसमें अप्रत्यास्था गुणांक E का मान 1 होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होता है, वह जिस वेग से टकराता है उससे कम वेग से लौटेगा। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, लेकिन इसमें संवेग संरक्षित रहता है। इसमें जो प्रत्यास्था गुणांक का मान था 1 से कम होगा। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, इसमें कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु पर चिपक जाएगा और उसने अपने साथ जोड़कर एक ही वेग से चलने लगेगा। इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, तो इसमें जो प्रत्यास्थ गुणांक का मान होता है जो 1 से अधिक हो जाएगा। और कल पढ़ेंगे, कल से टाइम बहुत हो जाता है, लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाता है, इसलिए सेकेंड पार्ट इसको मैं फिर लाएंगे, बल से फिर करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू।